अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी जैसे अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना एडिशन, फिर पढ़ा हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन, वैसे ही वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन भी होता है, वेक्टर में डिवीजन नहीं होता है। तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो पहली चीज है कि वेक्टर क्वांटिटी को जब भी हम किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट हमेशा वेक्टर मिलेगा। पहला पॉइंट नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड विद स्केलर फिजिकल क्वांटिटी देन रिजल्ट इज ऑलवेज वेक्टर। फॉर एग्जांपल, अब देखिए एग्जांपल के लिए, जैसे अभी हम लोगों ने लिखा होगा फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम का नाम सुना होगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास इज स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, समझ गए भाई। या टॉर्क इज इक्वल टू पढ़ते हैं हम लोग आई अल्फा, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, अल्फा वेक्टर क्वांटिटी, तो टॉर्क भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। एंगुलर मोमेंटम अभी अभी बताया था मैंने, क्या होता है, आई ओमेगा, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा भाई, वेक्टर होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। वैसे तो वेक्टर में डिवीजन होता नहीं, लेकिन अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करें तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर ही होता है। जैसे कितना क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। यानी अभी जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट था, इस डिस्प्लेसमेंट को हमने टाइम से डिवाइड किया, क्या मिल गया हमको, वेलोसिटी मिल गई, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब अगर इस वेलोसिटी को हम डिवाइड कर दें टाइम से तो क्या मिलेगा हमको, एक्सेलरेशन, कैसी क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं हम लोग, मोमेंटम अपॉन टाइम की, क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। यानी और ये सारी क्वांटिटी क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी। वैसे तो वेक्टर में डिवीजन नहीं होता है, लेकिन अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो बाय द वे जो रिजल्ट मिलेगा हमको, वो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। समझ गए भाई। और किसी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। तो ये तो हुई बेसिक बातें। अब हम बात करते हैं वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा। यानी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या रहा, वेक्टर। लेकिन जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या फर्क होगा, वो बातें करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, लिखा है ना, व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर क्वांटिटी लाइक एनी रियल नंबर जस्ट मल्टीप्लाइड लाइक एन, क्या लिखा है, अलजेब्रिक प्रोडक्ट। समझ गए ना, जो भी मैंने लिखा था। अब एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख डाला गया, देखिए वेक्टर, अब भी वेक्टर ही है, लैम्डा क्या हो गया, कोई नंबर, यानी अगर किसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये वेलोसिटी है, अब इसे अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड इसका चेंज होगा बट रहेगा तो ये वेक्टर, ये बात है। आगे देखते हैं फिर, यहाँ लिखा हुआ देखिए, जब वेक्टर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब वेक्टर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आएगा, वेक्टर टू वेक्टर में क्या होगा, कहेंगे एक में जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या होगा, स्केलर होगा, और कभी कभी रिजल्ट क्या होगा, वेक्टर होगा। रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, वेक्टर मिलेगा। यानी जब हम दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी तो रिजल्ट हमें स्केलर मिलेगा, कभी क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। तो बात करते हैं कि ये रिजल्ट हमें स्केलर कब मिलेगा,
तो यानी जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट हमारा स्केलर होगा, तो इस बात को हम लोग क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसे, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और जब रिजल्ट हमारा वेक्टर आएगा तो इसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। समझ गए भाई। जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, कभी रिजल्ट हमें स्केलर मिलेगा, क्या कहेंगे हम उसको, डॉट प्रोडक्ट। कभी रिजल्ट हमें वेक्टर मिलेगा, क्या कहेंगे हम इसको, क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। तो एक हो गया डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले तो डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मान लो ये है वेक्टर ए और इधर ये बना हुआ है वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में ये एंगल है थीटा। अब देखो ए का जो इधर कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट कितना होगा, आप कहोगे ए कॉस थीटा होगा। अब अगर हम यहाँ लिखें वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो यहाँ पे हो गया भाई बी और ए कॉस थीटा। तो रिजल्ट क्या मिला हमें यहाँ पे, ए बी कॉस थीटा। यानी व्हेन a vector is multiplied with the component of other vector in direction of first, तो रिजल्ट क्या होगा, स्केलर होगा। और हम क्या कहेंगे इसको, डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर विद द कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। यानी यहाँ पे एक तो वेक्टर है बी और दूसरा क्या है, वेक्टर ए का कंपोनेंट है जो वेक्टर बी की डायरेक्शन में है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमें क्या मिला, बी ए कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इतनी बात क्लियर है तो फिर देखो इसका रिवर्स देख लेते हैं। इसका रिवर्स क्या हुआ, कहेंगे ये तो है भाई वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब अगर हम बी को रिजॉल्व करके इधर लाते तो ये क्या होता, बी कॉस थीटा। यहाँ पे अगर हम ए को मल्टीप्लाई कर दें बी कॉस थीटा से तो क्या मिलेगा हमको, ए बी कॉस थीटा। और इस ए बी कॉस थीटा को हम कहेंगे क्या, कहेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यानी एक चीज तो यहाँ क्लियर हो गई कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। और यहाँ जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा उसकी कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ए डॉट बी का मेन फार्मूला क्या हुआ, ए बी कॉस थीटा। बी डॉट ए का फार्मूला क्या हुआ, ए बी कॉस थीटा। यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। और ये क्या होता है भाई, देखिए एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट का जो प्रोडक्ट होता है वही होता है डॉट प्रोडक्ट। समझ गए। अब इस डॉट प्रोडक्ट के अपने कुछ एग्जाम्पल होते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट, वर्क का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वर्क को डिफाइन किया जाता है डॉट प्रोडक्ट से। यानी वर्क क्या होता है भाई, एग्जाम्पल की बात करते हैं भाई। तो वर्क क्या होता है, कहेंगे ये होता है एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब अगर इधर है डिस्प्लेसमेंट और इस डायरेक्शन में क्या है फोर्स, बीच में एंगल थीटा, तो जो वर्क होगा उसे हम लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस थीटा, जिसमें थीटा क्या दिख रहा है हमको, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इससे क्या डिफाइन किया हमने, वर्क। और वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है भाई। दूसरी बात है, अब दूसरी बात यह है कि हमने अभी अभी लिखा है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब अगर इसको हम टाइम से डिवाइड कर दें तो वर्क अपॉन टाइम हो जाता है पावर, और ये हो गया एफ डॉट वेलोसिटी। यानी फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है उससे क्या मिलेगा, पावर। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ बी कॉस थीटा। एफ बी कॉस थीटा, समझ गए भाई। तो पावर क्या हो गया भाई, एफ बी कॉस थीटा। तो वर्क, पावर, एनर्जी ये सब डिफाइंड होंगे, किससे डिफाइंड होंगे, डॉट प्रोडक्ट से डिफाइंड होंगे।
समझ गए? तो डॉट प्रोडक्ट का जो बेसिक फॉर्मूला बन के तैयार हुआ वो क्या मिला भाई? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे डॉट प्रोडक्ट। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे मिल गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, और इनका डॉट प्रोडक्ट भी पता है, पूछ लिया गया एंगल क्या होगा। तो अभी अभी हमने लिखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इनके बीच में एंगल कैलकुलेट करना है, तो कॉस थीटा क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या कैलकुलेट करेंगे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब एक चीज और है, थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। अभी अभी हमने लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब अगर हम आपसे ये कहें कि यहाँ पे वेक्टर ए इज नॉट जीरो, वेक्टर बी इज नॉट जीरो, समझ गए भाई? बट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, बट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। यानी दो नॉन जीरो वेक्टर हैं लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया? जीरो। तो इट मीन्स cos थीटा फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? जीरो, और थीटा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। या हम सीधी सीधी बात करें कि दो परपेंडिकुलर नॉन जीरो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। यानी दो परपेंडिकुलर नॉन जीरो वेक्टर, यानी यहाँ पे अगर ए जीरो होता तो समझ में आ गया, जीरो इंटू बी जीरो हो गया, या बी जीरो होता तो ए इंटू जीरो जीरो हो गया। लेकिन अगर ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, फिर भी उनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, फिर भी उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आगे देखते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं थ्री डायमेंशनल की। तो थ्री डायमेंशनल वेक्टर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हमने बना दिया भाई x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब देखिए इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होता है? i कैप, इधर कौन सा? j कैप, इधर कौन सा होता है वेक्टर? k कैप। तो अगर और इनके सबके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। हम अगर i डॉट j करें यहाँ पे, तो i और j के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जीरो, बिकॉज अभी अभी हमने बात की कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो i वेक्टर x एक्सिस के लो, j वेक्टर y एक्सिस के लो, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो i डॉट j जीरो होगा। ऐसे ही अगर हम कहें कि नहीं j डॉट k बताओ भाई, तो j एंड k ऑल्सो परपेंडिकुलर, j एंड k ऑल्सो परपेंडिकुलर, तो j डॉट k क्या होगा? जीरो होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें k डॉट i, तो k डॉट i इनके बीच में भी एंगल क्या है? 90 डिग्री, इनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। अब इसका उल्टा कर लेते हैं, यानी अगर j डॉट i वाली बात किया जाए तो j डॉट i देख लो भाई, j और i के बीच में अभी भी एंगल क्या है? 90, जीरो होगा। k डॉट j की बात किया जाए क्या होगा? तो ये जीरो होगा। i डॉट k की बात कर दी जाए क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि ये सब परपेंडिकुलर है। लेकिन यहीं पे अगर हम करते i डॉट i, तो i डॉट i यानी दोनों किधर होते? पैरेलल, कितना आना चाहिए? 1 इंटू 1 cos 0, 1 हो गया। j डॉट j करते हैं यहाँ पे, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 cos 0 1 होता है, प्रोडक्ट क्या आएगा? 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 हो गया। k डॉट k अगर किया जाए क्या आना चाहिए? 1 होना चाहिए। k का मैग्नीट्यूड 1, k का मैग्नीट्यूड 1,
बीच में एंगल कितना 0, cos 0 भी 1, तो 1 into 1 into 1 रिजल्ट क्या मिला 1। तो I dot I is equal to 1, J dot J is equal to 1, K dot K is equal to 1, but I dot J is equal to 0 because both are perpendicular. J dot J is equal to 1 because both are parallel. I dot I is equal to 1 because both are parallel. समझ गए भाई? तो डॉट प्रोडक्ट जब भी हमें किसी 3 डायमेंशनल वेक्टर का करना होगा तो ये वाले कंपोनेंट तो हमेशा क्या हो जाएंगे 0, ये वाले कंपोनेंट भी क्या हो गए 0। हमें मल्टीप्लाई किसको करना होगा आई डॉट आई वालों को, जे वालों को, के वालों को, तो रिजल्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं वेक्टर ए इज गिवन ax i कैप ay j कैप az k कैप एंड वेक्टर b इज गिवन bx i कैप by j कैप एंड bz कैप। अभी हमने देखा कि अगर हम ax i कैप को by j कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ i कैप है यहाँ j कैप है। हम किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ax i कैप bx i कैप, तो रिजल्ट क्या हो गया ax bx। अब y और y को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिजल्ट क्या हो गया ay by। z और z वाले भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा az dz। बट दूसरे कंपोनेंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रिजल्ट हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। समझ गए भाई? यानी अभी कुछ प्रॉब्लम है तो आप ऐसे समझ लो, यानी वेक्टर इज गिवन एज ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप एंड वेक्टर b इज गिवन एज bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे केवल इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट लिख देंगे यहाँ पे a डॉट b इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az dz। ये रिजल्ट होगा। अब इनके साथ में देखो i j k भी नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो स्केलर है, इसमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो यहाँ पे हम i j k कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस ऐसे कर दिया, ये इनका प्रोडक्ट हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसे में थोड़ी सी और बात करते हैं। यानी हमारे पास में वेक्टर ए गिवन है, हमको वेक्टर बी गिवन है, तो वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें क्या होगा, कहेंगे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड देखें क्या होगा, कहेंगे ये भी होगा अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। तो यहाँ एंगल क्या होगा cos थीटा। cos थीटा क्या बताया था a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। तो ये एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया, जिसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ax bx प्लस ay by प्लस az dz। ये क्या हो गया डॉट प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड लिखते ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर इनटू bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर, यानी bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या लिख लेंगे डायरेक्शन। कोई प्रॉब्लम है भाई ना? आगे देखते हैं फिर हम लोग। तो ये एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो फिर आगे देखते हैं आगे क्या है भाई। ये देखिए मिल गया हमको तुरंत, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर b i कैप माइनस k कैप। तो यहाँ पे हमें एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, देखो वेक्टर इज गिवन 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर b इज गिवन i कैप प्लस 0j कैप माइनस k कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करते तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते, कितना हो गया भाई 2। ये मल्टीप्लाई होते कितना हो गया भाई 0।
ये मल्टीप्लाई करते कितना हो गया भाई 1 हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 3 यूनिट, ये मिल गया हमको ए डॉट बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √6 हो गया। अब अगर हम b का मैग्नीट्यूड लिखें तो bx स्क्वायर कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी b भी हमको मिल गया √2 मिल गया। अब हम लिखते हैं यहाँ पे cos थीटा होता वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये रहा cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b कैलकुलेटेड एज 3 यूनिट, तो ये हो गया 3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये है √6 मैग्नीट्यूड ऑफ बी √2 हो गया। समझ गए? अब इनको मल्टीप्लाई करो और एंगल निकाल लो। समझ गए? ये तरीका है एंगल कैलकुलेट करने का। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4j कैप 4i कैप माइनस 4j कैप होना चाहिए, उल्टा लिखे है, प्लस अल्फा k कैप देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो वहाँ अल्फा लिखा है, यहाँ पे ही लिखा है, नोट करने वाले भी कम में होते हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर इज गिवन 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप एंड वेक्टर b is given 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप। अब हमें इनका निकालना है डॉट प्रोडक्ट, तो a डॉट b क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 8, इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया -12, इनको मल्टीप्लाई कर लो 8 अल्फा। बट फिर हम कहेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर is always 0, यानी ये जो डॉट प्रोडक्ट है क्या होना चाहिए 0। अब ये 0 होना चाहिए, इसका मतलब 0 इज इक्वल -4 प्लस 8 अल्फा होना चाहिए। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 4/8 यानी 1/2। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1/2। समझ गए भाई? इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर लिया हमने, कौन सा, कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आगे देखते हैं इस पे क्या है। तो इसके आगे फिर लिखा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो बात करते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ जो क्रॉस प्रोडक्ट की बात है ना, तो हम लोग कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट को कुछ लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, कहेंगे जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए? यानी जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनका रिजल्ट भी वेक्टर मिलता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। समझ गए? इतनी बात क्लियर होगी। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट वाला वेक्टर होगा, जैसे हमारे पास में दो वेक्टर है, एक इधर जा रहा है, इधर, एक इधर जा रहा है, अब हमने ऐसे घुमा दिया, तो ये दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा वो इन दोनों वेक्टर के
परपेंडिकुलर होगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is always perpendicular to plane containing both vectors। यानी कैसे करते हैं, क्या करते हैं वो देखो भाई, यानी इधर की तरफ हमने कह दिया ये है वेक्टर ए और ये हो गया भाई वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की अगर बात करें तो वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब उसका ए के साथ में भी एंगल 90 होगा और उसका बी के साथ भी एंगल क्या होगा 90 होगा, यानी प्रोडक्ट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग बोथ वेक्टर। जो प्रोडक्ट वेक्टर होगा वो हमेशा दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब आप कहेंगे कि ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, तो राइट हैंड थंब रूल का मतलब इधर है मान लो वेक्टर ए और ये हमने इधर बना रखा है वेक्टर बी और हमें कैलकुलेट करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो सभी के पास में राइट हैंड होगा, राइट हैंड यानी अपने दाहिने हाथ की सारी उंगली पहले वेक्टर की तरफ यानी ए क्रॉस बी करना है तो किधर रखेंगे ए की तरफ और इनको नेचुरल टर्न देंगे, बड़े आराम से इन्हें बेंड करेंगे, तो जब इन्हें नेचुरल टर्न देंगे टुवर्ड्स अदर वेक्टर यानी बी की तरफ तो ये थंब इधर जा रहा होगा, तो ये जो थंब की डायरेक्शन होगी वही इनके प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी, यानी प्रोडक्ट वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर तो होता है, ये बात तो क्लियर है, बट यहाँ ए क्रॉस बी कर रहे हैं आउटवर्ड आ रहा है, यानी ये जो पेन दिख रहा है आपको ये क्या है, कहेंगे यही है प्रोडक्ट वेक्टर। अब ये प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है, बोर्ड से बाहर निकल रहा है, इट मींस ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, तो प्रोडक्ट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग बोथ वेक्टर्स। समझ गए? डिफाइन कैसे करेंगे, कहेंगे राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। क्या होगा, कहेंगे पहले वेक्टर की तरफ यानी स्ट्रेच द फिंगर्स राइट हैंड फिंगर्स टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर एंड गिव नेचुरल टर्न टुवर्ड्स अदर वेक्टर देन थंब शोज डायरेक्शन ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। समझ गए? राइट हैंड थंब रूल क्या है, यहाँ पे अगर हमें करना होता बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए करना होता तो पहला वेक्टर क्या हो गया था बी, सेकेंड वेक्टर क्या हो गया ए, अब हम फर्स्ट वेक्टर की तरफ ऐसे उंगली रखते, इनको नेचुरल टर्न देते ए की तरफ, तो थंब किधर जा रहा है इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, यानी बी क्रॉस ए वेक्टर किधर जाएगा, कहेंगे इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड जाएगा, बी क्रॉस ए वेक्टर किधर होगा इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड हो गया। समझ गए? तो डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक, क्या बताया हमने राइट हैंड थंब रूल, कहेंगे स्ट्रेच द फिंगर्स टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर एंड गिव नेचुरल टर्न टुवर्ड्स अदर वेक्टर देन थंब शोज डायरेक्शन ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। इतनी बात क्लियर होगी। अब इतनी सी बात क्लियर है तो हम लोग थोड़ा और बातें कर लेते हैं। फिर अब और बातें करने के लिए देखिए ये तो हो गया भाई वेक्टर ए और ये हमने बोल दिया आपको वेक्टर बी, ये एंगल हो गया थीटा। अब ए क्रॉस बी करते तो ये डायरेक्शन हो गई भाई ए क्रॉस बी की। लेकिन अगर इसी फिगर में हम लोग देखें कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, लेकिन अब हम करना चाहते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर है, तो बी की तरफ हम फिंगर्स को रखते, ए की तरफ टर्न करते, थंब किधर जा रहा है इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन को मैंने डाउनवर्ड बना दिया, तो ये डायरेक्शन किसकी हो गई, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर है। यानी इन दोनों फिगर को देख करके एक रिजल्ट निकाला हम लोगों ने कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, यानी इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन दोनों की बिल्कुल अपोजिट होगी। समझ गए? ए क्रॉस बी अगर अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए किधर है, डाउनवर्ड, यानी रिजल्ट में मैग्नीट्यूड तो सेम मिल सकता है
लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल अपोजिट हो गई, 180 डिग्री का फर्क आएगा दोनों में। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। फिर किसके इक्वल हो सकता है, कहेंगे कोई बात नहीं, इधर की तरफ क्या बना रखा था हमने बी, इधर क्या बना हुआ है वेक्टर ए। अगर हम बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर लें तो ये हो गया माइनस बी। अब यहाँ माइनस बी की तरफ हाथ रखते, माइनस बी की तरफ हम फिंगर्स को रखते और ए की तरफ ऐसे टर्न करते तो थंब इधर जा रहा होगा। यानी अब ये डायरेक्शन जो हमको मिली वो जानते हैं किसकी है, माइनस बी क्रॉस ए की। यानी यहाँ पे अब क्या कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी के इक्वल नहीं होगा लेकिन माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा। ये फर्क क्यों आया, डायरेक्शन का आया, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, रिजल्ट जो मिलेगा वेक्टर होगा। इतनी बातें क्लियर होगी। अब इसका जो बेसिक फॉर्मूला है ए क्रॉस बी, उसे हम लोग लिखते हैं ए बी साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी होगा ए बी साइन थीटा। समझ गए, ये हो गया ए बी साइन थीटा। और ये है अगर बी, इसको हम कहते हैं वेक्टर ए, तो ये है इनके बीच में एंगल थीटा। अब यहां पर भी अगर हम साइन थीटा की बात करें तो क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ। इससे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और थोड़ी आगे की बातें करते हैं। अब थोड़ी और आगे की बातें करने के लिए देखिए, हम अगर ऐसे बना ले वेक्टर ए और ऐसे बना दे हम वेक्टर बी, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। अब इनका अगर हम करें ए क्रॉस बी तो क्या लिख रहे होते, ए बी साइन जीरो। क्या रिजल्ट मिला हमको, जीरो। यानी दो पैरेलल वेक्टर का, जैसे दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, वैसे ही दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। तो अगर हमें कभी चेक करना हुआ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट, ऑलवेज फाइंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट। यानी जब हमें ये प्रूफ करना होगा या चेक करना होगा कि हमारे दोनों वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं है, तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट उनका क्या होगा, जीरो आएगा, हम कह देंगे पैरेलल है। एक चीज और है, अब अगर वेक्टर ए इधर होता और वेक्टर बी इधर होता तो यहाँ पे भी इनका एंगल क्या हो गया, 180, और साइन 180 क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे अगर हम करते हैं वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये भी तो हो जाता है ए बी साइन 180, साइन 180 जीरो, इट मींस ए क्रॉस बी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल कैसे भी हो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। तो आप नोट कर लेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। समझिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो जब कभी भी हमें पैरेलल या एंटी पैरेलल चेक करना होगा, हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने एक बना दिया वेक्टर ए और एक ये ऐसे बना दिया हमने वेक्टर बी, और इनके बीच में एंगल है थीटा। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया भाई, तो इसकी एरिया क्या होगी, तो एरिया हम लिखते हैं हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट। अब ये हाइट कितनी हो गई भाई, बी साइन थीटा होगी। तो ये तो हमने लिख दिया हाफ, फिर बेस हो गया ए, आगे लिखा बी साइन थीटा। तो इसे अगर ध्यान से देखें तो ये हो गया ना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
समझ गया ना, क्या हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू सरफेस, क्योंकि ए क्रॉस बी हुआ, ए की तरफ रखते हैं, बी की तरफ टर्न करते हैं, ये जा रहा था, तो ए क्रॉस बी क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया भी हमने कैलकुलेट किया, कितना मिला, हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिफाइंड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, defined by the cross product of two adjacent sides and always directed perpendicular to the surface। समझ गए भाई। अब अगर यहीं पे हम लोग बात करें कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल था, कुछ और होना चाहिए, कहेंगे कुछ और भी हो सकता है, वो तो सब कुछ सकता है। तो ये रहा वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। अब फिर अगर ध्यान से देखो तो ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, यानी यहाँ पे जो बन के तैयार हुआ वो क्या हो गया, पैरेललोग्राम बन के तैयार हो गया। और इन ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब देखो भाई, अब इस पैरेललोग्राम की अगर हम एरिया लिखते तो पैरेललोग्राम की एरिया क्या होती है भाई, तो यहाँ लिखते अगर हम एरिया तो ये होता बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे हो गया ए, हाइट हो गई थी साइन थीटा, यानी वंस अगेन क्या मिला, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा है ना, क्या हो गया, ए क्रॉस बी। तो एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ए क्रॉस बी किया तो ये हो गया भाई ए क्रॉस बी, यही है एरिया। तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी defined by the cross product and always directed perpendicular to the surface, and always directed perpendicular to the surface। समझ गया भाई। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। और आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इतना समझ में आ गया। चलो एरिया से और क्या, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट से क्या डिफाइन करते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क क्या होगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से ये पोजीशन वेक्टर गिवन है आपको, और यहाँ पे ये ऐसे फोर्स लग रहा है। तो भाई टॉर्क का जो फार्मूला होता है ना, टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है भाई फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर कहते हैं टॉर्क इज इक्वल होता है डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ अगर हम फोर्स की बात करें तो कहते हैं ये एंगल थीटा है, तो एक कंपोनेंट इधर होता है, एक कंपोनेंट इधर होता। एंगल साइड कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, विदाउट एंगल साइड कंपोनेंट साइन कंपोनेंट। तो यहाँ साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। तो टॉर्क क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, आर एफ साइन थीटा, यानी इसी टॉर्क को हम क्या कहते हैं, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो टॉर्क इज आल्सो डिफाइंड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। बहुत इस्तेमाल होता है। कितनी बात समझ में आ गई, इतना क्लियर हुआ। और थोड़ा देखते हैं हम लोग फिर, और देखिए भाई अब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, या अभी हम लोगों ने एक्सियल वेक्टर की बात किया था, एक्सियल वेक्टर की बात किया था। इधर हमने क्या बताया था, एंगुलर वेलोसिटी, फिर कहा था ये एक्सिस, इधर क्या बताया था हमने, रेडियस, रेडियस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से भी। अब अगर हम ऐसे हाथ रखते ओमेगा क्रॉस आर करते तो ये मिल जाता भी, यानी ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज आल्सो डिफाइंड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर। समझ गए भाई। तो इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत सारा इस्तेमाल होता है जो हम लोग करेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं फिर हम लोग। तो अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3D वेक्टर। तो थ्री डायमेंशनल वेक्टर में भाई जैसे वेक्टर ए इज गिवन
A1 I cap plus B1 J cap plus C1 K cap, and vector B is given as A2 I cap plus B2 J cap plus C2 K cap. यानी vector is given as A1 I cap plus B1 J cap plus C1 K cap, and vector B is given as B1 I cap A1 I cap vector B is given as A2 I cap plus B2 J cap plus C2 K cap, और हम चाहते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। अगर हमें B क्रॉस A चाहिए होता तो पहले B लिखते बाद में A लिखते, लेकिन हमें क्या चाहिए A क्रॉस B, तो हम पहले कौन सा वेक्टर लिखेंगे A, बाद में क्या लिखेंगे B। समझ गया, इसका भी फर्क पड़ता है। तो A क्रॉस B करने के लिए देखो भाई, क्रॉस का मतलब हम ऐसे क्रॉस बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐसे क्रॉस के हिसाब से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो होता है भाई पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव, यानी इसको माइनस करना होता है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वहां पे देखिए हमने लिख लिया है। अब आप सीधे सीधे यहाँ पे लिखो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसके बाद में एक ब्रैकेट बना लो, I कैप लिखो, फिर माइनस, फिर एक ब्रैकेट बनाओ, J कैप लिखो, प्लस, फिर एक ब्रैकेट बनाओ, यहाँ पे लिखो K कैप। यानी इस तरीके से लिख करके पहले तैयारी कर लो। अब देखो क्या करना है, इतनी प्रिपरेशन करने के बाद मल्टीप्लाई कैसे करना है वो लिखा हुआ है, पहले ऐसे करना है बाद में ऐसे करना है। अब पहले वाले ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है I कैप, यानी हमको इसमें I कैप की वैल्यू चाहिए, तो I कैप की वैल्यू लाना है तो हम ये I कैप वालों को छोड़ देंगे। I कैप लाना है तो I कैप वालों को छोड़ दो, बाकी J और K को मल्टीप्लाई कर लो। तो जब J और K को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा B1C2, वो यहाँ पे आ गया देखो B1C2। दूसरी बार हमने क्या बताया, ऐसे करना है, अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया माइनस, तो माइनस हो गया भाई C1B2। क्या लिखेंगे C1B2। समझ गए भाई। अब इसके बाद भी देखो J वाला लाना है, तो J वालों को तो छोड़ दो। अब J तो बिल्कुल ही छूट गए भाई, प्लस B1 J कैप, और ये हो गया A2 I कैप प्लस B2 J कैप। ठीक है भाई। हाँ, अब देखिए J कैप लाना है हमें, तो J कैप वालों को छोड़ दो, यानी इनको तो छोड़ दो, तो फिर मल्टीप्लाई किसको करेंगे A1C2 को, तो ये क्या हो गया भाई A1C2। अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस C1A2 हो गया। अब K कैप लाना है तो K वालों को छोड़ देंगे, यानी इनको भूल जाओ, बाकी कौन बचा भाई I और J बचे, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A1 से B2 को किया हमने, क्या हो गया A1B2। अब ऐसे करेंगे तो माइनस लगा लिया, देखो ऐसे किया मैंने, क्या हो गया B1A2। बस क्रॉस प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिल गया। समझ गए, इस तरीके से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। अब बात बताएंगे अभी कि इनको इस तरीके से क्यों करेंगे, वही बताते हैं हम आपको। तो भाई इतनी बात समझ में आ गई होगी। पहले क्या करना है, आपको दो वेक्टर गिवन होंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों को आप इस तरीके से अरेंज कीजिए। ए क्रॉस बी करना है तो पहले ए बाद में बी लिखो, बी क्रॉस ए करना है तो पहले बी बाद में ए लिखो। इतना हो गया। मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट देन इधर, उससे पहले ए क्रॉस बी लिख करके अपनी तैयारी करो। तीन ब्रैकेट बनाओ, आई कैप प्लस में होगा, जे कैप माइनस में होगा, के कैप प्लस में होगा। आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस में होगा। तीन ब्रैकेट बन के तैयार हो गए। अब हमको आई कैप वाले ब्रैकेट को फिल करना है, तो हम यहाँ आई कैप को छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई किसको करेंगे, जे और के को करेंगे। तो जे और के को किया, क्या हो गया B1C2 माइनस C1B2। अब हमको सेकेंड ब्रैकेट में जे लाना है, तो जे वालों को छोड़ देंगे, आई और के को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया A1C2 माइनस C1A2। अब के कैप लाना है तो के वालों को छोड़ देंगे, केवल आई और जे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया A1B2 माइनस B1A2। और इस तरीके से इनका प्रोडक्ट हो गया। और प्रोडक्ट होने के बाद ये रिजल्ट भी हमको कैसे मिला, थ्री डायमेंशनल, यानी
थ्री डायमेंशनल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी थ्री डायमेंशनल होगा। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, कहेंगे ये है एक्स कंपोनेंट ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो हमको दिख रहा है ये क्या है, कहेंगे ये वाई कंपोनेंट, ये है वाई कंपोनेंट ऑफ ए क्रॉस बी। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, कहेंगे ये है जेड कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया और उसके हमको तीन कंपोनेंट मिल गए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों कंपोनेंट को स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड। यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर करते हैं प्लस वाई कंपोनेंट लिख करके स्क्वायर कर लो प्लस जेड कंपोनेंट वो भी लिख करके स्क्वायर कर लो, ऐड करो स्क्वायर रूट निकालो तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी क्वेश्चन मिलता है फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। अब इसमें क्या है भाई, यानी बोथ वेक्टर का क्या मतलब, एक वेक्टर ए होगा दूसरा वेक्टर बी होगा। अब ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताना है, कोई बात नहीं, हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ये मिल गया हमको क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हमने कह दिया सी वेक्टर। अब सी वेक्टर मिल गया, सी क्या है यहाँ पे, कहेंगे ये है क्रॉस, ये हो गया भाई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी। समझ गए, अब सी वेक्टर मिल गया तो क्या करते हैं, जो सी होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा बी के भी परपेंडिकुलर होगा, तो इसी को हम बना देते हैं यूनिट वेक्टर। क्या लिख देते हैं, वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, जो वेक्टर आया था अभी इस फॉर्मेट में आई कैप जे कैप वो ऊपर लिख दो और जो मैग्नीट्यूड यहाँ निकाला है वो यहाँ पे लिख दो। क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा बी के भी परपेंडिकुलर होगा। देखो कितना इजी है, समझ गए। अब इतनी बात आ गई, अब इसके बाद में कुछ और बातें कर लेते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और थोड़ी नहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई, यानी अभी अभी हम लोगों ने कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। अब ये जीरो तो तब होगा जब तीनों कंपोनेंट जीरो, यानी इट मीन्स एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट, एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट must be zero separately। यानी अभी अभी हमने कहा था कि दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। इसका मतलब है जीरो तो तब होगा कि जब अभी आपने ये जैसे तीन क्रॉस प्रोडक्ट लिख रखे हैं, अब ये जो तीन आपने यहाँ पे नोट कर रखे हैं फिलहाल तो ये आधे ही लिखे हैं, आई जे लिखा है के तो है ही नहीं इसमें, है ये गलत क्या लिखते हैं यार, ये तो समझ गए भाई। तो ये जो कंपोनेंट है ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें एक्स कंपोनेंट की तो अभी हम लोगों ने एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट किया था, क्या था b1 c2 माइनस c1 b2 और ये क्या होना चाहिए जीरो। तो यहां से मिला हमको b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब हम कह रहे हैं y कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, तो y कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। y कंपोनेंट तो ये y कंपोनेंट क्या लिखा था आपने a1 c2 माइनस c1 a2, ये जीरो होना चाहिए। इसका मतलब a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या होना चाहिए c1 अपॉन c2।
और भी अगर कहेंगे नहीं जेड कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए, कर दो भाई 0। तो जेड कंपोनेंट क्या होगा, a1b2 माइनस b1a2 माइनस b1a2, ये भी क्या होना चाहिए 0। यहां से क्या मिला, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये मिलके तैयार हो गया। इसका मतलब है कि अगर दो वेक्टर जो आपको मिल रहे हैं उनके ये रेशियो आई वाले रेशियो, जे वाले रेशियो और के वाले रेशियो, अगर ये सब रेशियो इक्वल हैं तो हम कहेंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा और दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो कभी भी दो वेक्टर आपको चेक करने हो तो आप उनके ये रेशियो चेक कर लो, रेशियो अगर इक्वल हो जाता है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा और हम कहेंगे दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं थोड़ा आगे। इतना क्लियर हो गया होगा, इतना क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ गया है, क्या लिखा, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। देखो वही बात हो गई जो मैंने कहा था, वो मिल गया आपको। तो यहाँ पे अभी हमको क्या चाहिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी चाहिए। तो इसके लिए हमको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। इस तरीके के पहले भाई ब्रैकेट बना लें, फिर यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, के है। अब देखो लाना क्या है हमको, आई का है, तो इसका भी आई छोड़ दो, इसका भी आई छोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो भाई। किसको मल्टीप्लाई करोगे, क्या होना चाहिए भाई बताओ। अरे यार चलो फिर देखो, अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा है ना ए क्रॉस बी करना है, ए लिखो बी लिखो, इसे बना दो भाई अगर बहुत टेंशन वाली कोई बात है तो। और आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, ये सब बनाने में टाइम खराब होता है इसलिए हम इसको नहीं बनाते हैं, लेकिन बता ही देते हैं फिर आपको। 2i कैप हो गया, प्लस हो गया 3 और हो गया प्लस 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, +1 हो गया। अब फिर हमने कहा था ए क्रॉस बी के लिए बनाओ, तो ये तैयारी अपनी तैयारी बहुत जरूरी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग तैयारी होना चाहिए। ये जे है, ये के हो गया। अब क्या करना है, मैंने बताया था ना ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, याद होना चाहिए। फिर कहा था ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी करना है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, आई लाना है तो आई को छोड़ के, मतलब इनको करेंगे फिर इनको करेंगे, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, फिर 3 1 जा 3 हो गया, और ये रहा माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, +1 हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जे लाना है तो जे को छोड़ दो, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 1 × 1 हो गया। समझ गए भाई। फिर क्या करेंगे भाई, के लाना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया, -2 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया भाई, -3 हो गया। बस मिल गया यहाँ पे हमको, क्या मिला भाई, 4i कैप, और यहाँ पे हो गया -j कैप, क्योंकि +1 बचेगा, माइनस लगा है, -j कैप, वहां पे कितना हो जाएगा, -5k कैप। ये हो गया। अब चाहिए हमको मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो गया, 25 1 26, 26 16 कितने हो गए भाई, तो हो गया भाई 16 + 20 नहीं 25 17 हो गया। चलो भाई ये मिल गया भाई। अब ये हो गया, ठीक है भाई। ए क्रॉस बी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चाहिए था हमको यूनिट वेक्टर, बताया था अभी हमने यूनिट वेक्टर के लिए, अभी अभी बताया था। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। वेक्टर सी कितना मिला हमको, 4i कैप -j कैप -5k कैप, अपॉन में क्या लिख देना है हमको, √42। समझिए भाई। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू
बोथ वेक्टर ए एंड बी। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे लिखा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर p प्लस वेक्टर q एंड वेक्टर p क्रॉस q। कोई बात नहीं, देखो तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये हो गया वेक्टर ए नहीं वेक्टर p, और ये क्या है वेक्टर q, और ये इनके बीच में हो गया एंगल थीटा। p क्रॉस q करते हैं, आपको पता है इधर आएगा p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई। और वो जो वेक्टर होगा वो इन दोनों के कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब अगर इन्हीं को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर हो गया। ये क्या है वेक्टर p प्लस वेक्टर q। तो वेक्टर p प्लस वेक्टर q कहाँ होगा, उसी प्लेन में होगा जिसमें वेक्टर p और q होंगे। समझ गए भाई। तो फिर ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो लिखा है ना p प्लस q होगा इन सेम प्लेन एज वेक्टर p एंड वेक्टर q। बट ये जो है ना क्या होगा, कहेंगे ये होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन containing वेक्टर p एंड वेक्टर q। तो इनके बीच में एंगल क्या होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये था वेक्टर। अब इसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ देर बाद। तब तक के लिए फिर आराम कीजिए। थैंक यू।